हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, हमने 8 स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 5 इनसाइड द एटम चैप्टर था, वो हमने स्टार्ट किया था बच्चे लोग। और उसी के साथ में देखो, हमने लास्ट 2 पार्ट्स भी उसके शूट किए थे। और एटम के बारे में 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में क्या क्या कहा था वो हमने देखा था। तो सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा था, फिर जे थॉमसन साहब आए थे, फिर रुदरफोर्ड भाई आया था, और फिर बोर चाचा आया था। ये सारे ने एटम के बारे में क्या क्या बताया था वो हमने पढ़ लिया था। अगर पिछले 2 पार्ट्स आपने नहीं देखे रहेंगे तो जाओ पहले 2 पार्ट्स देख के आ जाओ, तो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एटम के बारे में पढ़ते वक्त हमने कुछ चीजों के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारी चीजें आई थी कि ये सब चीजें होती क्या है। तो बच्चों, ये सब चीजें क्या है वो अपन आज के पार्ट में देखने वाले हैं। कि चलो स्टार्ट कर देंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम के अंदर क्या क्या होता है। मैंने तुमको बोला था कि एटम कैसे ऐसा गोल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, उससे ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। वो सारे चीजें बच्चों लोग आज के लेक्चर में अपन खत्म करेंगे। ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं होगा, आप इंजॉय भी करोगे। ठीक है, चलो। तो न्यूक्लियस क्या होता है, देखो न्यूक्लियस बच्चों लोग, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस कैसे रहता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। उसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा, एक प्रोटॉन्स होगा और दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा। तो प्रोटॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चे लोग, न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल होने के कारण एक ही चार्ज बचा, कौन सा, पॉजिटिव। इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर बच्चे लोग पॉजिटिव चार्ज है। वापस अगर किसी ने पूछा न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स है। और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो इसको बोलेगा अपन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, अगर किसी ने पूछ लिया तो बता दो। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, आपके न्यूक्लियॉन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देख लेंगे प्रोटॉन्स क्या होता है। बच्चों, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, यही पढ़ बताया मैंने। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है पी। पी फॉर प्रोटॉन्स। चार्ज क्या है उसके ऊपर, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। ध्यान में रखना, एग्जाम में आ सकता है। चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। और उसको कौन से साइन से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन का बच्चों लोग अपन जेड साइन से डिनोट कर देंगे। प्रोटॉन को कौन से साइन से डिनोट करेंगे, तो उसको अपन जेड साइन से डिनोट कर देंगे बच्चों लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अब उसका मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का वजन कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, वो भी यहाँ पर लिख दिया है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, रट के जाओ, हाथ पे लिख के लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी उंगलियां, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाथ के लिखो, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया ये क्या है, उसका चार्ज, उसका मास ध्यान में रखने के। ओके, अब नेक्स्ट देखो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। न्यूट्रॉन्स को क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या है, कैपिटल। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या भाई, न्यूट्रॉन का सिंबल है कैपिटल है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, तुमको यहीं पर बता दिया था। न्यूट्रॉन्स के ऊपर बच्चे लोग एक भी चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन्स क्या हो गया बच्चे लोग, न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है, न्यूट्रॉन्स का मास कितना होता है। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास सेम है, एक उंगली बच गई। न्यूट्रॉन्स का मास और प्रोटॉन का मास क्या है, सेम है। जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही मास न्यूट्रॉन का है। यहाँ पर देखो, मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि कितना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, रट के जाओ मस्त पैके, एकदम फर्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल है ई। ठीक है, ई फॉर एलिफेंट ने, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा है बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 1800 टाइम लेस देन हाइड्रोजन। तुमको अभी एग्जैक्ट उसका मास नहीं दिया है, लेकिन ध्यान में रखो, एग्जैक्ट उसका मास नहीं दिया, लेकिन क्या बोलेंगे तुम लोग। ठीक है, एक मिनट यार। ठीक है, उसका मास कितना हाइड्रोजन का, 1800 सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन। समझ में आ गया। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास तो मैंने बता दिया, 1800 टाइम लेस देन हाइड्रोजन। अब एक बात ध्यान में रखना है कि एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही बच्चे लोग पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। समझ में आ गया, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी एटम में। इसलिए एटम क्या है,
एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि जितने नेगेटिव है उतने पॉजिटिव है, ठीक है, जितने नेगेटिव है उतने पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। समझ में आ गया बच्चों लोग? ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। ओके, अब अपन आगे देखेंगे एटम के बारे में, थोड़ा बहुत देख लेंगे। आगे देख लेंगे क्या है मास ऑफ एटम। अब एटम का वजन कैसे होता है? अभी मैंने एक एटम अगर सपोज ड्रॉ कर दिया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इस तरीके का एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, एटम के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब एटम का वजन कितना है? मैंने तुमको पहले ही बोला, रुदरफोर्ड ने और बोर ने अपने को बताया था, बोर ने बताया था क्या कि ये जो एटम है, ये एटम पूरा पूरा अंदर से कैसे खोखला है। खोखला है मतलब इसके अंदर कुछ नहीं, ये सिर्फ लाइंस दिख रहे हैं, लेकिन है क्या इसके अंदर? भरा हुआ है क्या? नहीं, ये कुछ भी भरा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा कैसा है? खाली है। तो एटम का वजन किधर होता है? एटम का वजन सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इतना ज्यादा हल्का है कि उसका घंटा फर्क नहीं पड़ेगा वजन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का वजन में कुछ घंटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। 99.99% वेट एटम का किधर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जितना वेट है उतना ही एटम का वेट होगा। यहाँ पर लिख दिया, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया। मास ऑफ एटम क्या होता है? जितना मास प्रोटॉन का है और जितना मास न्यूट्रॉन का है, वो दोनों का एडिशन कर दो, उतना ही क्या होगा? तुम्हारा एटम का वेट होगा। समझ में आ गया? ओके। और वही तुम्हारा एटम, उसको तुम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं या फिर उसको मास नंबर भी बोल सकते हैं। ओके, अब एग्जांपल तुम यहाँ पर देख लो, जो सिंबल, अभी सपोज एक एलिमेंट ले लो, ये मैं रब कर देता हूँ, जगह बना लेंगे थोड़ी। ओके बच्चों लोग, होप से तुमको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। आज का लेक्चर तो बहुत सिंपल है, उसके पहले बार थोड़ा डिफिकल्ट था, तो अब यहाँ पर अपन देख लेंगे। यहाँ पर क्या है देखो, कार्बन लिखा है यहाँ पर, फिर कार्बन लिखा है। अब यहाँ पर मैंने नीचे 6 लिखा और ऊपर 12 लिखा है। तो यहाँ पर देखो, नीचे Z है, ऊपर क्या है? A है। एक मिनट यहाँ पर, ओके। तो नीचे सिंबल के नीचे जो लिखा होता है Z, वो होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो 6 मैंने यहाँ पर निकाला, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। कौन सा भी एक एटम ले लो, कौन सा भी एटम, कार्बन विर्बन ले लो, और नीचे जो नंबर लिखा होगा, नीचे जो नंबर लिखा होगा, वो बच्चा लोग, वो नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब तुम्हारे एटम में कितने प्रोटॉन्स है, वो नंबर किधर लिखने का? वो नंबर एलिमेंट के नीचे लिख देने का। समझ में आ गया? और ऊपर लिख दिया, ऊपर क्या लिखा देखो, ऊपर उसका मास लिखने का। मास मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऊपर लिख देने का। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब मास किधर लिखने का? मास ऊपर लिखने का। समझ में आ गया? अभी एग्जांपल देख लो ना, यहाँ पर मैंने लिखा सिंबल, जो कुछ भी सिंबल होगा आपका, कार्बन का C मैंने लिख दिया, नीचे क्या लिखने का? नीचे Z मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किधर लिखने का? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नीचे लिखने का। ऊपर क्या लिखा मैंने? A मतलब क्या? अपना मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के एडिशन कर दो, उधर लिखने का, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा हो गया मास नंबर, यहाँ पर लिखा मैंने। ऊपर वाला ये क्या होगा तुम्हारा? मास नंबर। नीचे वाला तुम्हारा हो गया एटॉमिक नंबर। और अगर तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के है, तुमको अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के है, तुमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम है, तुम्हारे पास 6, तुमको मास नंबर मालूम है, तुम्हारा मास नंबर क्या है? 12 है। लेकिन अगर तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के, तुमको क्या करना पड़ेगा? उसके फॉर्मूला क्या है? A माइनस Z। A मतलब क्या? ऊपर वाली वैल्यू क्या है? A कितना था तुम्हारा? 12, तो मैंने 12 किया। नीचे क्या है तुम्हारा? 6, तो यहाँ पर क्या है? मैंने 6, तो A माइनस Z क्या? 6 आया आंसर। 12 माइनस 6 इज 6। तो इसके ऊपर से तुमको क्या बच्चे लोग मिला? तुमको इसके ऊपर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल गया, ठीक है। ये ध्यान में रखने का है, A माइनस Z कर दो, तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं एग्जांपल बोल दूं, ये ले लो Na, ऊपर लिख दिया मैंने 23 और नीचे लिख दिया मैंने 11। अब पूछूंगा इसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बताओ, तो तुम क्या करोगे? न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करोगे? 23 माइनस 11 कितना आया? 23 में से 11 गए, कितना आया? कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर तुम लोग? अब इसमें कितना है? 9 और 3 कितने हो गए? 13। तो इसमें 9 और 3 12, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना मिला तुमको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुमको मिल गया 12। समझ में आ गया क्या? तो सोडियम के पास कितने न्यूट्रॉन से? 12। तो ऐसा कौन सा भी चीज आ गया, सिर्फ ऊपर से नीचे का वैल्यू माइनस कर दो, तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चे लोग मिल जाएगा। समझ में आ गया? ओके, चलो आज का लास्ट पार्ट, फिर अपना टॉपिक आज का खत्म। अभी सर ये क्या तुमने बना ले? तो मैंने लास्ट लेक्चर में, अगर बच्चे लोग वापस बोल रहे हो लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो जल्दी जल्दी भागते जाओ। लास्ट लेक्चर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाओ। पार्ट 2 था, हाँ पार्ट 2 ही था, वो देख लो जाके। ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 पहले देखो, फिर ये समझ में आएगा क्या है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है
कि हमने जो लास्ट टाइम, देखो ये हमने जो लास्ट टाइम ये शेल बनाया था, ये लास्ट टाइम हमने जो ये शेल बनाया था, ठीक है, तो ये शेल में हम क्या बनाया था, KLMN शेल बनाया था, और हमने ये भी बात कही थी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, मैंने बताया था तुमको इसके अंदर क्या हो रहा था बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। तो अब हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आ गया। बोर ने क्या बोला था, शेल होते बीच में न्यूक्लियस होता है और शेल होते KLMN शेल होते हैं हमारे। तो अब हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, समझ में आ गया। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम, M में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और N में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका आंसर मैं तुमको बताने जा रहा हूं, समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो यहां पर देखो K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रुक सकते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे K में, मतलब सबसे अंदर वाली शेल थी एटम की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मैक्सिमम 2। जो L शेल रहेंगे उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो M शेल रहेंगे उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और जो सबसे लास्ट वाली चौथी N शेल रहेंगे उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। समझ में आ रही है बात, वापस यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, मैंने क्या बोला, हमको बोर ने शेल्स दिए थे KLMN 1 2 3 4 शेल दिए थे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन से शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ऐसा है कि अपने बाप का राज है, कौन से भी शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स जाओ, पहले में 10 जाओ, पीछे में 5 जाओ, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा नहीं है भाई, सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक मतलब क्या, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, M में कितने इलेक्ट्रॉन्स और N में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो अपने को देखने का है। तो उसका आंसर मैंने तुमको यहाँ पर दिया। पहले वाले K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 18, और N में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 32। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैं लिख दिया। अब इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, तुमको मालूम है, सबसे अंदर वाली शेल थी K की 1, इसलिए उसको K बोला था, L को 2 बोला था, M को 3 बोला था, और N को 4 बोला था। ये मैंने बोला था पीछे, तुम देख सकते हो, 1 2 3 4 KLMN ये बोला था। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, अब हमारा फॉर्मूला 2n²। है क्या है फॉर्मूला हमारा, 2n²। 2 n क्या है, अगर 1 रहेगा तो 1 डालो, उसका स्क्वायर कर लो वापस। 2 तो पहले से है फॉर्मूला में, n क्या है, n की वैल्यू 2 डाल दो, स्क्वायर कर लो। 2 एज इट इज फॉर्मूला में, n क्या है, n क्या है तुम्हारा 3, यहाँ पर n की जगह पे 3 डालो, उसका स्क्वायर कर दो वापस, 2 जगह पे रहेगा। 4 क्या है, n की जगह पे 4 डालो, उसका स्क्वायर करो। ये कैलकुलेट करने के बाद तुमको आंसर मिल जाएगा। ये रट्टा मार ले तो भी चलेगा, ये डायरेक्टली रट्टा मार ले तो भी चलेगा, 2 8 18 32 ऐसा रट्टा मार ले तो भी चलेगा। अगर नहीं ध्यान में रहेगा, ये फॉर्मूला लो। फॉर्मूला क्या है, 2n²। n मतलब क्या है, 1 2 3 4। अगर n के जगह पे 1 डाल दिया तो ये आएगा, n के जगह पे सपोज 2 डाल दिया तो L के लिए आएगा, n की जगह पे 3 डाल दिया तो M के लिए आएगा, n की जगह पे 4 डाल दिया तो N के लिए आएगा। तो ये फॉर्मूले में पुट करो, आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान में रखने से अच्छा एक ही चीज ध्यान में रखने का, क्या, K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, 2, L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, 8, M में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, 18, और N में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, मैक्सिमम 32। बस बच्चों इतना ही ध्यान में रखने का है, ठीक है, इससे ज्यादा बैठेंगे नहीं। तो इसके आगे अपन देखेंगे कि वो कैसे बैठेंगे, इसके आगे और पढ़ने का अपने को बहुत सारी चीजें पढ़ने का। मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता होगा पार्ट, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं वो, इतना ही तुम लोग ध्यान में रखो, बाकी को बीच वाला भूल गया तो भी चलेगा, ठीक है। तो बच्चों लोग होप सो ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। चैप्टर बहुत ही ज्यादा हम सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझने भी आया होगा, ठीक है। तो इसके हैंड रिटन नोट्स हम हमारे ऑफिशियल मोबाइल ऐप जो ज्ञान सागर एकेडमी, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पर डाउनलोड कर दो, तो सारे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मैंने वहां पर अपलोड कर दिए बच्चों लोग, आपको यूजफुल होगा। ऐप इज टोटली फ्री, कोई पे करने की जरूरत नहीं है, जाओ फ्री क्विज कर लो ऐप पे, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें हमने ऐप में दी गई है बच्चों लोग, ठीक है। ओके, अगर ये पसंद आ गया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।